आचार्य इस यूट्यूब चैनल पर मैं धर्मेंद्र आचार्य आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज 70वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा भिन्न भिन्न सेंटरों पर आयोजित की गई और लगभग सफलतापूर्वक हो गई। लेकिन इसी बीच में पटना बापू परीक्षा परिसर में कुछ विवाद हुए। उस विवाद के साक्षी हमारे एक विद्यार्थी हैं, जो पुराने विद्यार्थी हमारे यहाँ ने अभी वकील के पद पर हैं, और वो उसी सेंटर पर परीक्षा दिए थे। अभी वीडियो बनाने से जस्ट 5 मिनट पहले उन्होंने मुझे कॉल किया और इसी संदर्भ में कुछ बातचीत की, वो मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। उसका निष्कर्ष यह दिमाग में रखें आप कि क्वेश्चन आउट नहीं हुआ है। वे लोग जिस फ्लोर पर पेपर दे रहे थे, बापू ये परीक्षा परिसर जो है वो इसी साल इसका लगभग उद्घाटन हुआ है और हजारों विद्यार्थियों का सेंटर यहाँ पर पड़े हुए थे। और इनका कहना है कि हम जिस रेंज में थे, जहाँ थे, वहाँ पर 12 बजे क्वेश्चन मिल गया था, लेकिन कुछ ब्लॉक में क्वेश्चन थोड़ा सा लेट से मिला तो अनाउंस किया गया कि 12:10 तक क्वेश्चन न खोलें, और 12:10-12 तक इन्होंने क्वेश्चन खोला और उन क्षेत्रों में भी 12:15 तक 10 तक क्वेश्चन मिल गया। अब उन क्षेत्रों के विद्यार्थी जो इनसे बगल वाले रूम में थे, उनका कहना था कि क्वेश्चन लेट क्यों मिला। अब क्वेश्चन लेट क्यों मिला, इसका मतलब क्वेश्चन आउट हो गया है, या इस तरह का विवाद, जो उनके शब्द हैं कि जो परीक्षा देने वाले नहीं, पढ़ने वाले नहीं विद्यार्थी होते हैं, इस तरह का विवाद करते रहते हैं। जबकि अनाउंस किया गया कि 10 मिनट समय सभी को जितना मिनट लेट से दिया गया है समय दिए जाएंगे। हो गया 10:15 से लगभग 12:10 या 12 मिनट के बाद से सभी बच्चे वहां पर पेपर बनाना प्रारंभ कर दिए। उन क्षेत्रों के बच्चे भी बनाना प्रारंभ कर दिए। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि लगभग, इनका कहना था, वकील साहब का कहना है कि लगभग 1 बजे में बहुत सारे बच्चे उस एरिया से निकल करके आए और भारी विवाद हो गया परिसर में। और वहाँ पर पुलिस की भी बहुत भीतर में उत्तम व्यवस्था नहीं थी। परिसर में तो थे लेकिन ऊपर में नहीं थे। और वहाँ पर जो है वो बच्चे सब आए, इनके रूम बंद था, उस रूम के केवाड़ी को तोड़ करके और उन्होंने डिस्टर्ब किया। और बता रहे थे लगभग 30 से लेकर के 40 मिनट तक एक विवाद की स्थिति लगभग 1 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक का बना रहा। इसमें इन लोगों के क्वेश्चन ले लिए जाते थे, आंसर शीट ले लिए जाते थे, नाना प्रकार की बातें हुई, लगभग अवरुद्ध रहा। उसके बाद इन लोगों ने परीक्षक से पूछा, कुछ लोग तो निकल गए, और जो परीक्षा लेने वाले शिक्षक थे जो वहाँ पर गार्डिंग कर रहे थे, उन लोगों ने कहा कि आप लोग पेपर दीजिए। और उनका कहना था कि पेपर देना ही बुद्धिमानी है। तो ये लोग लगभग अधिकांश बच्चे बैठे रहे और इन लोगों ने पेपर सबमिट किया। मैंने पूछा कि समय कितना आप लोगों को दिया गया, तो उन्होंने कहा कि 2:10 से 12 मिनट में हम लोगों से आंसर शीट ले लिया गया। इस बीच में लगभग आधे घंटा डिस्टर्बेंस की स्थिति रही। मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि क्या क्वेश्चन आउट हुआ था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, क्वेश्चन आउट नहीं हुए, केवल 10 मिनट लेट से उनको प्रश्न दिया गया। इनके सेंटर पर तो, इनके क्षेत्र में जहां पर थे वहां पर तो 10-12 बजे ही दे दिया गया। लेकिन कुछ पीछे वाले रूम में जो बच्चे का उस समय कहना था भीतर में कि हम लोगों को 10-12 मिनट क्वेश्चन लेट दिया गया। तो क्यों लेट दिया गया? इन छोटी छोटी बातों को लेकर के इस तरह से विवाद करना, जब जहाँ पर बहुत बड़े बड़े हॉल होते हैं, हम लोग यूपीएससी के पेपर देते थे, तो वहाँ भी किसी तरह से जो गार्ड उस तरह से प्रॉपर ट्रेंड नहीं होते हैं। अगर एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में चला गया तो 2-4-5 मिनट की लेट की बात होती है। इन बातों को लेकर के मुझे लग रहा है कि विवाद खड़ा करना बहुत बुद्धिमानी नहीं है। जो वहाँ पर उपस्थित छात्र थे और काफ़ी समझदार छात्र हैं, अभी ऑलरेडी वकालत कर रहे हैं और चीज़ों की गहरी समझ है, वहाँ पर जिन बच्चों से उनका मुठभेड़ हुआ, बातचीत हुई, ये लोग तो पेपर दे करके आए, उनका भी कहना था कि क्वेश्चन आउट नहीं हुआ, हमें क्वेश्चन लेट से क्यों मिला। अब अपने यहाँ तो नाना प्रकार के विवाद होते हैं। परीक्षा से कुछ ही दिन पहले विवाद हो गया, अब फिर अभी विवाद हो रहा है, इस पर बातें चलेंगी। अब जो भी हो, अब वो तो आयोग जाने, बच्चे जाने, और जो सब इस तरह के कार्य किए हैं वो लोग जानेंगे। एज ए टीचर मैंने जिन बातों को अभी सुना, उन बातों को आप लोगों के सामने में रखा। दिमाग में आप यह रखें कि क्वेश्चन आउट नहीं हुआ है। वहाँ से जो अंदरूनी सूचना जो बच्चे लोग वहाँ पर थे उनका कहना है। और दूसरी बात कि 15 मिनट क्यों 10 मिनट लेट मिला,
वो तो आयोग और बच्चे के बीच में वहाँ पर जो परीक्षा के कंट्रोलर थे, वहाँ पर बीपीएससी के सदस्य भी आ गए, सारे लोग आ गए, बहुत तरह की बातें हुई, तो सारी बातें तो वो लोग जाने, जांच का विषय है। आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन के स्तर को अगर देखें तो 69वीं के पलट इस बार के क्वेश्चन काफ़ी हल्के किस्म के थे। मुझसे अगर पूछा जाए तो क्वेश्चन काफ़ी सामान्य स्तर का था। कटअप निश्चित रूप से पिछले साल से ज़्यादा जाएगा। निश्चित रूप से सीट बहुत ज़्यादा है, आपको सीट लगभग 2000 प्लस हैं, लेकिन क्वेश्चन की जो स्थिति है उससे एक बार प्रथम दृष्टया में ऐसा लगा कि 90 क्वेश्चन मारे जा सकते थे, और 90 क्वेश्चन मारे जा सकते थे तो निश्चित रूप से कटअप 90 से ज़्यादा जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, अगर सभी विषय के क्वेश्चन को देखने की बात हो तो अभी तक मैंने इतिहास के प्रश्न को, पॉलिटी के प्रश्न को, ज्योग्राफी के प्रश्न को और विज्ञान के प्रश्न को देखा है। और मैथ के क्वेश्चन, जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, तो बच्चे लोग ही बना दिए थे, तो इस तरह से उस पर हमारी समझ वैसी नहीं है। लेकिन इन प्रश्नों को अगर देख करके कहा जाए तो प्रश्न सामान्य किस्म के थे। हाँ, उत्तर में जो लगा दिया गया था एक से अधिक वाला उत्तर होंगे, वहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन वाली स्थिति बन जाती है। जैसे हम कई क्वेश्चनों में इस तरह की चीज़ें देखे हैं जहाँ पर इस तरह की बातें आ जाएंगी। तो एक दो प्रश्न की मैं चर्चा कर देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन था, हल्के क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन हल्के ही थे। जैसे एक चौथा प्रश्न हमारे पास जो सेट आया था, किसी ने भेजा, उस सेट में फिर मैंने उनसे पूछा कि कौन सेट है, तो बता रहे थे जी सेट है। अब पता नहीं कौन सेट है, मैं क्वेश्चन बता देता हूं। इसका चौथा क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के समय असम का शासक कौन था, तो बहुत हल्का प्रश्न है, भास्कर बर्मन, मारे ही होंगे सभी लोग। मराठा के बारे में क्वेश्चन था अष्टप्रधान वाला, ये 13वां क्वेश्चन था इसका, और इस 13वां प्रश्न का जो उत्तर है वह आपको आ जाएंगे जो मिलाने वाले थे। अब देखिए क्वेश्चन कितना मिलाने वाला हल्का है कि एक क्वेश्चन ए उसका उत्तर बनेगा, और केवल एक अगर कोई जान रहा हो कि पेशवा का काम क्या था, या ये क्या अमात्य का काम क्या था, या सचिव का काम क्या था, तो इसी से चिन्ह लग जाता। यानी जो बी है, बी का उत्तर पेशवा प्रधानमंत्री होते थे, केवल इसी से चिन्ह लग जाता, इसमें कहीं कोई समस्या ही नहीं थी। तो बहुत हल्के किस्म का प्रश्न पूछ दिया गया, ऊपर वाला क्वेश्चन यहाँ भी। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन चचनामा वाला, कि चचनामा का फारसी में अनुवाद कौन किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत हल्का क्वेश्चन है, ये इसका सी उत्तर होगा, मोहम्मद अली बिन बकर कूफी। ये क्वेश्चन आप लोगों को सारे क्वेश्चन कॉपी में मिल जाएंगे, आप लोग पढ़े होंगे, कॉपी जानते ही होंगे। और 25वां क्वेश्चन, तो इसका उत्तर सी हो गया, चचनामा वाला। चचनामा पता होगा आप लोगों को कि अरब के सिंध विजय के संदर्भ में चचनामा की रचना हुई थी, अज्ञात व्यक्ति ने लिखा था, अरबी भाषा में है, और सिंध विजय की चर्चा है इसमें सारी बातें, और फारसी में इसका अनुवाद कूफी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, अगला देखेंगे तो 25वां क्वेश्चन है फैराजी आंदोलन के बारे में। तो फैराजी का जानते ही होंगे कि हाजी शरीयतुल्लाह इसका उत्तर होगा, और क्वेश्चन नंबर ये 25वां है, देख लेता हूं 25वां में यही, और ये ए उत्तर है, हाजी शरीयतुल्लाह जो है इसका उत्तर ए होगा। यह भी जितने विद्रोह हुए उसमें सबसे हल्का विद्रोह देखें तो फराजी विद्रोह है, और बिहार में फराजी विद्रोह कई बार पूछे भी गए हैं, तो प्रीवियस ईयर में मुझे लगा कि 3-4 बार पूछे गए हैं, तो उसके बाद ही, तो बहुत हल्का क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपको सहजानंद सरस्वती वाला था, जिस क्वेश्चन का उत्तर मैंने नहीं देखा, मेरे मटेरियल में नहीं है, और ये क्वेश्चन तो इसका उत्तर मैं छोड़ दिया हूँ। अगला क्वेश्चन है आपको 1000 दिनारी वाला क्वेश्चन है 32वां क्वेश्चन। तो 32वां क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा 1000 दिनारी अलाउद्दीन खिलजी वाला। जानते ही होंगे आप लोग कि 1000 दिनार में मलिक काफूर को खरीदा गया था गुजरात अभियान के समय में, और इसीलिए 1000 दिनारी भी उसे कहा जाता था, और अलाउद्दीन खिलजी ने इसे खरीदा था। तो इस तरह से किसे खरीदा था, किसने खरीदा था, तो इस तरह से हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी जो शासक थे उसी के समय इसको लाया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। तो इसके उत्तर हो जाएंगे यही, और अलाउद्दीन खिलजी उसी संदर्भ में है। उसके बाद न्यू लैंप, ये क्वेश्चन 34वां क्वेश्चन था। अरविंद घोष ने न्यू लैंप नामक एक जो उदारवादी थे, उदारवादियों के पॉलिटिक्स की आलोचना
न्यू लैम्प फॉर ओल्ड मैन नामक आर्टिकल जो इंदु प्रकाश में उस समय छपता था मुंबई से, उसमें लिखते थे अपने मटेरियल कई जगह। बहुत इजी क्वेश्चन है और मुझे लग रहा है कि ये भी 3-4 बार पूछा गया है। कुल मिलाकर के क्वेश्चनों की प्रवृत्ति देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि जो भी छात्र थोड़ा पढ़ करके गए होंगे 100 से कम मार करके नहीं आए होंगे। तो जो भी हो, रनिंग मिस्टेक जो हो जाए, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका प्रश्न का उत्तर भी अरविंदो घोष हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न जो है पटना में अब बहुत फेमस शायद ही कोई विद्यार्थी होंगे जो इसको पढ़ करके नहीं गए होंगे। 36वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो मधुलकर जी ने किया था। ये सारे लोग 22 और 12 तो पढ़ करके गए ही होंगे। तो इस तरह से यहाँ भी ये भी क्वेश्चन हल्का माना जाए। अगला क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ये क्वेश्चन 43 है। 43 क्वेश्चन को देखा जाए तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ये भी बहुत हल्का क्वेश्चन है। और सबसे बड़ी बात है कि विवेकानंद पर जो पहली पंक्ति अपनी मटेरियल में लिखा हुआ है वो यही क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यही पंक्ति ही है कि 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने किया था, यानी उत्तर सी हो जाएगा। उसके बाद चेर की राजधानी, ये भी क्वेश्चन हल्का है। चेर, चोल, पांड्य ये सब के बारे में आप जानते ही होंगे, तो इसके बारे में पूछा गया है या करूर इसकी राजधानी हो जाएगी, और ये भी उत्तर आपको 46। उसके बाद राजधानी परिवर्तन के संदर्भ में निर्णय कब लिया गया? तो 11 में हुआ, कब? तो 12 में। तो इस तरह से आप पूछा गया कि कब हुआ, तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो उत्तर हो जाएंगे 1912। उसके बाद करो या मरो गांधी जी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो हिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे उस क्वेश्चन में अधिकांश क्वेश्चन काफ़ी हल्के हल्के क्वेश्चन थे। 65वां क्वेश्चन था ये करो या मरो वाला। ये 65वां क्वेश्चन करो या मरो कौन दिए थे? तो गांधी जी। भारत छोड़ो आंदोलन वही ग्वालियर टैंक मैदान जानते ही होंगे आप लोग। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन है 67वां क्वेश्चन आजीवक संप्रदाय के बारे में। तो आजीवक संप्रदाय के बारे में देखें तो मौखलीपुत्र घोषाल तो इसमें हो ही जाएंगे, और इनका नियतवादी दर्शन था। और अगला आजीवकों की बैठक नियमित रूप से होते थे। तो इस तरह से इसके उत्तर मुझे लग रहा है कि सी हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 और उसके बाद जो है वो 1, 2 और 4 में डी। तो डी, इस तरह से इसके उत्तर हो जाएंगे 1, 2 और डी, यानी बी हो जाएंगे। बी, आजीवक का उत्तर बी हो जाएगा, बी फॉर बिहार। उसके बाद जो है प्रथम बिहार में जो पत्रिका निकलता था आजीवक वाला में मौखलीपुत्र घोषाल उसके थे, नियतवादी ये लोग थे, और आजीवक की बैठकों के लिए नियत प्राय सभा हुआ करती थी। तो इस तरह की चीज़ें के हिसाब से आपको डी उत्तर आ जाएंगे। और प्रथम सर्वहितैषी पत्रिका प्रकाशित होते थे। उसके बाद है अगला प्रश्न 76 जो है 76वां प्रश्न। 76वां प्रश्न में क्वेश्चन ये है कि सूची दिया गया है। अब देखिए इसमें भी एक क्वेश्चन आप बना दीजिए। स्वदेश सेवक संघ वैंकूवर में था, यूनाइटेड इंडिया हाउस सिएटल, युगांतर सैन फ्रांसिस्को, और आज़ाद हिंद वाला अगर रंगून आप पकड़ लेते हैं तो इसी से इसके उत्तर आ जाएंगे, और इससे उत्तर इसके आ गए आपको डी उत्तर हो जाएंगे। उसके बाद प्रत्यक्ष कार्यवाही 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने किया था, यह भी हल्का प्रश्न है। और एक क्वेश्चन 88 नंबर जो क्वेश्चन है वहाँ पर थोड़ी समस्या मुझे लग रही है। अब जो भी हो आयोग जो उत्तर देंगे वही मान्य होगा, लेकिन 28वां प्रश्न को मैं आपको सुनाता हूँ। ये क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन 88 क्वेश्चन से पहले आपको क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि 88 से पहले है ये 85वां क्वेश्चन है शायद, नहीं 85वां नहीं 83वां क्वेश्चन है। 83वां क्वेश्चन है अमर कोश के अनुसार भूमि के प्रकार पर विचार करें। अब यहाँ पर थोड़ी समस्या है। समस्या यह है कि उर्वरा
उपजाऊ भूमि हो गया। 12 प्रकार के भूमि की चर्चा अमरकोश में हुई है, जानते होंगे। अमरकोश अमर सिंह द्वारा लिखा गया था गुप्त काल में, और नवरत्न में से एक थे। तो इसमें आपको उर्वरा जो है वो उपजाऊ भूमि है, सही है। मरु जो है वो रेगिस्तानी भूमि हो गया। सतबल जो है वो घास वाली भूमि हो गई। देवमातृक जो है वर्षा वाली भूमि हो गई। अब उत्तर इसके चारों हो जाएंगे। अब मुझे जैसा लग रहा है, और निम्न में से कौन सा सही है, तो 1 2 3 4, 2 3 4, तो उर्वरा को छोड़ा जा रहा है यहाँ पर। अदेव मात्रे को छोड़ देंगे तो डी को छोड़ा जा रहा है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहाँ पर उत्तर होना चाहिए 1 2 3 4, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मुझे लग रहा है कि इसका उत्तर डी होगा। फिर भी जो आयोग उत्तर देंगे वही उत्तर मान्य होगा। मुझे लग रहा है प्रथम दृष्टया में कि उर्वरा उपजाऊ यह भी सही है, मरु रेगिस्तान ये भी सही है जहाँ पर फसल उसल नहीं होते थे, मैंने बलवाई भूमि, और सदबल वाला घास वाला ये भी सही है, देवमात्रिक वर्षा वाली भूमि ये भी सही है। लेकिन उस हिसाब से उत्तर ABCD कहीं नहीं है, तो डी ऑप्शन की तरफ जाया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपको 87 नंबर क्वेश्चन जो है वो राजा प्रवरसेन वाला है। तो प्रवरसेन वाला का जो उत्तर है, वाकाटक वंश का प्रवरसेन जो है वास्तविक संस्थापक था। उसका साम्राज्य बुंदेलखंड से लेकर के और हैदराबाद तक, तेलंगाना तक था, ये दोनों सही है। और वह अपने पिता बिंद शक्ति का उत्तराधिकारी था, यह भी सही है। और पुराण में तो उसकी चर्चा है ही। तो इसका उत्तर जो है आपको फिर यहाँ भी उत्तर चारों हो जाएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये प्रवरसेन वाला का भी पहला, दूसरा और तीसरा तो तीनों उत्तर हो जाएंगे, और पुराण में इसका उल्लेख मिलता है तो चारों उत्तर हो जाएंगे। तो उसमें भी उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर होने की संभावना बन रही है। अगला 28वां प्रश्न को देखा जाए तो फिर हल्का प्रश्न हो गया। फ्री हिंदुस्तान, इंडियन ओपिनियन भाई बंगाली आपको सुरेंद्रनाथ बनर्जी है, उसका इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी। फ्री इंडिया जो है वो तारकनाथ का हो जाएगा, और उसके बाद वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी का। तो इसका उत्तर जो बन रहा है बी का मतलब एक ही से क्वेश्चन अभी पकड़ा रहा है। तो कुल मिलाकर के यहाँ भी देखें तो इसका उत्तर 28वां क्वेश्चन का बी बन रहा है। उसके बाद संस्था और संस्थापक की बात है, तो यहाँ भी क्वेश्चन 100वां नंबर क्वेश्चन जो है वो 100वां नंबर क्वेश्चन को आप देखें तो ये भी क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि हल्का ही क्वेश्चन है। 100वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर ये खाकसार सोशलिस्ट पार्टी इंडियन, अब ये क्या नाम, अंबेडकर जी की पार्टी का नाम इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सोशलिस्ट पार्टी से जयप्रकाश बाबू जुड़े हुए थे। एक खाकसर था जो इनायतुल्लाह के बारे में है। तो इस तरह से, लेकिन इसमें तो एक ही से क्वेश्चन के उत्तर पकड़ा रहे हैं, इसलिए लोग उसको देखेंगे भी नहीं। और अगला जो है यानी कि 100 का उत्तर बी होगा। और अगला प्रश्न जो है वो अद्भुत प्रश्न पूछ दिया गया। सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब कहाँ है, जिसे दूसरे सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म यहीं पटना में हुआ था, और इसका उत्तर सी हो जाएगा। ऊपर में भी पटना लगा हुआ है, यहाँ भी पटना होगा। तो अद्भुत प्रश्न से माना जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि 69वीं के जो क्वेश्चन थे उसे सीधे पलट क्वेश्चन है। कटअप कितना जाएगा वो तो पता नहीं। उसके बाद हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, ये भी एक क्वेश्चन आ गया संभवतः। और इसका उत्तर क्वेश्चन नंबर 106 है इसमें, और इसका उत्तर हो जाएंगे आपको बिंबिसार। और ये भी क्वेश्चन बहुत हल्का माना जाएगा। और उसके बाद 106वां प्रश्न के बाद आप बिहार का निर्माण कब हुआ, तो ये भी क्वेश्चन हल्का, कम से कम 10 एक बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया 112वां नंबर क्वेश्चन। इसमें मुद्रा पर 1913 में कौन कमेटी बनी थी, तो JM किन्स कमेटी बनी थी, और ये उसके अध्यक्ष थे। इसी तरह से 114 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए तो इसमें पूछा गया है 1935 के कौन सी विशेषताएं नहीं हैं। तो ये क्वेश्चन जो है उसमें गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन किया गया था, सही है। स्वायत्तीय प्रांतीय स्वायत्ता है ही। 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन नहीं किया गया, भारत में संघ का प्रस्ताव तो रखा ही गया था। तो मुझे लग रहा है कि इसका उत्तर सी होगा। लेकिन ये 1935 के अधिनियम में 1935 के अधिनियम का कैसे मूल्यांकन होगा, ये भी एक अलग तरह की बात हो जाएगी। और 121वां क्वेश्चन जो है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है
121वां क्वेश्चन में कि राजनीतिक रणनीति संघर्ष विराम संघर्ष अथवा STS किस आंदोलन के नारे से प्रख्यात हैं। अब ये जो हैं ये गांधी के बारे में कि भारत का ट्रूस, उसका स्ट्रगल और फिर ट्रूस, तो इस तरह की चीज़ें चलती थी। तो उसके हिसाब से ये जो हैं वो भारत छोड़ो गांधी के आंदोलन से, तो खिलाफत का मुद्दा और भारत छोड़ो मुद्दा इसी दोनों में से एक होंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि भारत छोड़ो में ही जाएगा, लेकिन इसको छोड़ दिया जाए, आप जो भी उत्तर आ जाए। उसके बाद है अगला 122वां क्वेश्चन जो है भारत छोड़ो के दौरान रैयती सरकार खेरा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि प्रजामंडल सरकार आपको उड़ीसा में, उसके बाद है जातीय सरकार तामलुक में बना था, प्रति सरकार आपको सतारा में बना था। तो इस तरह से कुल मिलाकर के खेरा वाला उत्तर जो है वह गलत हो जाएगा, सम्मिलित नहीं है। और अगला प्रश्न है कि शिशुनाग वंश के बाद बिहार में शिशुनाग वंश के बाद बिहार में किस वंश की स्थापना हुई, तो उसमें आपको नंद वंश हो जाएंगे। ये भी बहुत हल्का क्वेश्चन है। उसके बाद अगला 130वां क्वेश्चन जो है वो यह है कि भारत, चीन एवं इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार अफीम था। अफीम की खेती, इसलिए अभी जो चल रहा है सारी समस्याएं, जैसे सोरोस का मामला चल रहा है, या आपको मणिपुर की समस्या है, या आपको अभी श्रीलंका की समस्या हुई है, बांग्लादेश की समस्या हुई है, इन सभी में कई तरह की बातें हो रही हैं। जिन चीज़ों को देखने और समझने की आवश्यकता है उसमें अफीम की भी बहुत बड़ी भूमिका है। ये जब से मणिपुर में बीजेपी की सरकार बनी है, वीरेंद्र मुख्यमंत्री बने, तब से बहुत बड़े क्षेत्रों से अफीम की खेती को बंद कर दिया गया, और वो जो बंद हुआ है उसका एक बड़ा प्रभाव इस एंगल से भी देखने की आवश्यकता है। तो अफीम उसका एक बड़ा ये था। उन्हें 132वां नंबर जो क्वेश्चन है उसमें है कि 43 में जो इनकी सरकार बनी सुभाष चंद्र बोस के, इनका ये जो क्वेश्चन था आपको 132वां नंबर क्वेश्चन देख लेता हूँ क्या है। सो हाँ, अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने, तो 9 देशों ने, जापान ने दिया था, जर्मनी ने दिया था, इस तरह के देश दिए थे। फिर 1876 के रॉयल कमेटी विक्टोरिया को महारानी बनाया गया, तो उसमें 76 में जो बैठक हुई थी दिल्ली दरबार, जिसमें महाराष्ट्र के सुधारक आए थे और बताया गया कि पानी के रोम जल रहा था और नीरों के बंसी बचा रहा था। और इसी तरह से ये बम्बई प्लान में धीरू भाई अंबानी नहीं थे। धीरू भाई अंबानी तो अभी स्वतंत्रता के बाद के रहे हैं अर्थशास्त्र में, अर्थव्यवस्था के महान व्यक्ति। तो इस तरह से हम देखते हैं इतिहास से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो काफ़ी सरल किस्म के प्रश्न थे। लगभग 35 प्रश्न यहाँ से था, लगभग, जिसमें 32-33 प्रश्नों को मैंने यहाँ पर चर्चा की है। 2-3 प्रश्न और इधर उधर रह गए होंगे जो मैंने नहीं देख पाया या जो नहीं छूट गया है। तो इस तरह से 35-36 प्रश्न पूछे गए हैं, इसमें से 30 प्रश्न बनाने योग्य था। इसी तरह से विज्ञान के प्रश्न पर भी मैं एक अलग वीडियो डाल देता हूं, पहले इस वीडियो को छोड़ देता हूं उसके बाद। इसी तरह से ज्योग्राफी के प्रश्न, इसी तरह से पॉलिटी के प्रश्न, सभी प्रश्नों को देखा जाए तो 80% प्रश्न बनाने योग्य था। एग्जामिनेशन हॉल में रनिंग मिस्टेक होते हैं, मैं उसमें से 10 से 12% हटा देता हूं, तो कटअप मुझे लग रहा है कि 90+ ही जाने की संभावना रहेगी जनरल का, और सभी में 5-5 अंक घटा दिया जाए। तो जो अभी दिख रहा है, हो सकता है कुछ इधर उधर हो, लेकिन 90 के लगभग में जाएंगे। दूसरी बात, जो विवाद एक उठ गया कि क्वेश्चन आउट हुआ है या नहीं, जो मैंने कुछ बताया है उनसे वार्ता के आधार पर बताया है, और उस वार्ता के आधार पर जो निष्कर्ष मैंने निकाला उससे यह पता लगा कि क्वेश्चन आउट नहीं हुआ है। ये लोग क्वेश्चन लेकर के निकल गए और उसके बाद इस तरह की समस्या पैदा हुई। उनका भी कहना था, उन बच्चों का भी, कि क्वेश्चन आउट तो नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों को लेट से क्यों मिला, इस तरह की चीजें। तो ये चीज, धन्यवाद।